हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक क्लासेस। ये वीडियो देखो, मुझे ना पता है थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम है, बट स्टिल थोड़े दिनों चला लो, फिर मैं देखता हूँ जैसे जैसे, क्योंकि अभी तो मुझे पूरी तरह थोड़ा सा शूट करना भी नहीं आता। तो जैसे जैसे होता जाएगा क्वालिटी बेटर ही होती जाएगी। तो सबसे पहले ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो आपका क्लास 12th के लिए बना रहा हूँ। मैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1, फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है आपका बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ना सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज होती है उन चार्जेस की, वो पढ़ना है इसमें आपको। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ने का मोटिव ये है। ओके, ये क्लियर है? रेस्ट पर जो चार्जेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज। ओके, चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट टू चैप्टर्स जो आपके एनसीईआरटी के बुक में है उनमें आप रेस्ट पर चार्जेस हैं, चार्ज जब रेस्ट पे होते हैं उसकी ही प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। फिर थर्ड चैप्टर से आप पढ़ोगे व्हेन चार्जेस स्टार्टेड टू मूव एंड दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ध्यान दो। सबसे पहले ये वीडियो वन शॉट टाइप रहने वाली है फिलहाल। बाकी आप लोग बताओगे तो बहुत डिटेल में भी बना दूंगा, डेरिवेशंस मैं सारी करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले अभी तो फिलहाल मैं देखते हैं किस तरह से क्या क्या निकल कर आता है वीडियो में। तो ठीक है ना? थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस के लिए तो आई एम सॉरी, क्योंकि वो थोड़ा सा रहने ही वाला है शुरू शुरू में, बिकॉज इट्स नॉट इजी समटाइम्स टू शूट एंड आई एम वेरी न्यू टू दिस, बहुत नया हूँ मैं इसमें। बट आप लोग थोड़ा सा उसके लिए माफ करो। तो बाकी मेरी 100% कोशिश है। ओके, तो सबसे पहले ना आपको चार्जेस के बारे में पढ़ना है इसमें। चार्जेस जो होते हैं ना, आप भी जानते हो कि चार्जेस क्या होते हैं। सबसे पहले आप जानते हो चार्जेस वही होते हैं जिनपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में आपने पढ़ा है, राइट? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में आपने पढ़ा है। उसके बाद आप जानते हो कि चार्जेस की यूनिट होती है कूलम। यूनिट इज कूलम डिनोटेड बाय कैपिटल सी। चार्जेस की यूनिट होती है कूलम। और कूलम वाज अ साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट ऑब्वियसली। सो उनके नाम पर ही चार्जेस की यूनिट पड़ी है कूलम। ओके, और चार्जेस स्केलर होते हैं। कैसे होते हैं? स्केलर इन नेचर। चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि चार्जेस स्केलर होते हैं, बट इससे रिलेटेड जैसे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर है, चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर है। ओके, चार्जेस आर स्केलर। स्केलर वेक्टर आप जानते हो क्या होते हैं? स्केलर वेक्टर बेसिकली अगर आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ साथ आप अगर आप डायरेक्शन का भी ख्याल रखते हो तो दैट इज डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी में, तो दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। सो चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। ओके, चार्ज की आपको सिर्फ जो उसका मैग्नीट्यूड है ऑब्वियसली जो किसमें होगा, कूलम में होगा, बिकॉज कूलम इज यूनिट ऑफ दैट चार्ज। ओके, चार्जेस, अच्छा देखो, यूनिट है कूलम, चार्जेस को डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। चार्जेस आर डिनोटेड बाय क्यू। ओके, इज दिस क्लियर? उसके बाद देखो, इस चैप्टर में आपको एक तो चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है, जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो, पैसों की लेन देन करते हो, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है पैसों के लेन देन की? 1 रुपया। उसी तरह चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर।
और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, ये चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। ओके, ऐसा ध्यान रखना, चार्ज इसी यूनिट पर पॉसिबल है, इसे ही चार्ज का क्वांटम कहते हैं। क्वांटम एक शब्द होता है, क्वांटम। क्वांटम का क्या मतलब होता है? किसी भी फिजिकल यूनिट का जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, जैसे आप पैसों की लेन देन कर लो, सबसे छोटी यूनिट क्या है? 1 रुपया। जो भी आप लेन देन करोगे वो 1 रुपए के ही मल्टीपल में करोगे, है ना? 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 49, 98, 99, 79, whatever, आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो 1 रुपए के मल्टीपल में होगी। ठीक है, 79.5 ऐसी ट्रांजेक्शन तो आजकल नहीं होती 79.5 रुपीज की। उसी तरह, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट क्या है? क्वांटम क्या है? 1। क्वांटम होता है सबसे छोटी यूनिट जो है। उसी तरह चार्ज की सबसे छोटी यूनिट जो है वो है एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो माइनस 19, 10 रेज टू द पावर माइनस 9, 10 रेज टू पावर माइनस 1 इज 1 अपॉन 10। अगर हम 10 रेज टू पावर माइनस 2 देखें सो इट इज 1 अपॉन 100। 10 रेज टू द पावर माइनस 3 देखें तो इट इज 1 अपॉन 1000। और इसी तरह हमें 10 रेज टू द पावर माइनस 19 देखना है। इसका मतलब ऐसे 19 जीरो लगभग। तो आप समझ रहे हो ये बहुत कम चार्ज है, ये बहुत कम चार्ज है। तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम चार्ज होता है। चार्ज, तो ये क्लियर है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ओके, इज दिस क्लियर? उसके बाद देखो, चार्जेस की ना प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसमें आपको, ठीक है ना? चार्जेस की प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसमें आपको, कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्ज की। तो प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, एक क्विक रिवीजन देंगे इसको, कि आ, सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। क्या मतलब हुआ एडिटिविटी का? एडिटिविटी का मतलब हुआ कि जो चार्जेस हैं अगर कहीं प्रेजेंट है किसी सिस्टम पर, तो आप जैसे मान लो यहाँ पर प्रेजेंट है 3 माइक्रोकूलम चार्ज। दिस माइक्रो का मतलब है 10 रेज टू द पावर माइनस 6। ठीक है, इसका मतलब है 1 अपॉन 1 और 0 होंगे 6, 3, 4, 5, 6। 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, कहीं पर माइनस 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, कहीं पर माइनस 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो ये सारे चार्जेस ये सारे चार्जेस टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम निकालना है अगर आपको, तो आप सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो सॉरी सिंपली इन्हें ऐड कर सकते हो, सिंपली इन्हें ऐड कर सकते हो। वो होगा 3 प्लस दिस माइनस 5 प्लस माइनस 6, तो आ जाएगा 3 माइनस 5 माइनस 6, आ जाएगा 3 माइनस 11, आ जाएगा माइनस 8 माइक्रोकूलम। ऑब्वियसली ये माइक्रोकूलम बॉस clear. So this is additivity of charges, where you can add the charges simply. algebraic sum कर सकते हैं वो सिंपल, बिना किसी डायरेक्शन को कंसीडर किए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था अभी इसी वीडियो में कि चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। इज दिस क्लियर? सो ये तो हुआ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या हुआ? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी एडिटिविटी, दूसरा आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो चार्जेस होते हैं ना वो कंजर्व रहते हैं किसी सिस्टम में। यानी कि चार्जेस ऐसा नहीं है कि आपने क्रिएट किया, वो पहले से थे। आप चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हो बाय फ्रिक्शन या फिर इंडक्शन। फ्रिक्शन मतलब आप दो बॉडीज को रब कर सकते हो अगेंस्ट ईच अदर एंड यू कैन प्रोड्यूस चार्जेस। और इंडक्शन मतलब विदाउट टचिंग
विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में लाए, आप अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, इसे इस तरह समझो कि मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, तो आप इस बॉडी के पास, ये बॉडी चार्ज है, ये अनचार्ज है, आप इस बॉडी के पास अगर इस बॉडी को लेकर आओगे तो ये इस पर भी चार्ज आ जाएगा। मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर अगर इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो इस वाली बॉडी में एक चार्ज सेपरेशन क्रिएट होगी। इंडक्शन में देखो, इंडक्शन में ऐसा होता है कि मान लो ये एक बॉडी है, ये एक चार्ज बॉडी है जिस पर मान लो कि नेगेटिव चार्ज है, तो जब ये इस बॉडी के पास आएगा तो इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाएगी। इसमें क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आप इस बॉडी को यहां से हटा सकते हो, तो एक टेम्पररी चार्ज सेपरेशन आ गया। इसमें क्या आया, टेम्पररी चार्ज सेपरेशन आ गया। इज दिस क्लियर? सो उस टेम्पररी चार्ज सेपरेशन के करके, टेम्पररी चार्ज सेपरेशन इंड्यूस करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन। फिर आप ये बॉडी अगर हटा दो तो ये बॉडी बची जिस पर एक टेम्पररी चार्ज सेपरेशन है। उसके बाद आप अगर अर्थिंग कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टू द अर्थ, these electrons will move to the earth, और होगा क्या कि इस तरह से हो जाएगा। ओके, यहाँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में मूव कर गए, थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और देखो शुरू कहाँ से हुए थे हम, एक अनचार्ज बॉडी से, और लास्ट में हमें क्या मिल गई, एक चार्ज बॉडी। इज दिस क्लियर? तो इस तरह ये तो है इंडक्शन, ये तो है इंडक्शन जहां पर आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो विदाउट दूसरी चार्ज बॉडी को उसके फिजिकल कांटेक्ट में लाए। फ्रिक्शन, जिसमें आप क्या करते हो, रब करते हो बॉडीज को अगेंस्ट ईच अदर। दिस इंडक्शन, जिसमें आप बॉडीज को रब नहीं कर रहे अगेंस्ट ईच अदर, यू जस्ट ब्रिंग द चार्ज बॉडी टुवर्ड्स अ बॉडी, और उसके बाद आप वो अपने आप उसके हेल्प से इंड्यूस हो रहा है। देयर इज चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन इस पर इंड्यूस हो रहा है। फिर उसके बाद अगर आप अर्थिंग कर देते हो एक साइड की, तो वो चार्जेस डिसअपीयर हो जाएंगे, सिर्फ एक तरफ के चार्जेस बचेंगे, एंड देन वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? सो तो हमारा टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवर टॉपिक वाज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का देखो क्या मतलब है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि जो चार्ज रहने वाला, जो चार्जेस होते हैं ना, वो आप प्रोड्यूस तो कर सकते हो, बट चार्जेस आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है ना, और ना ही आप चार्जेस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से कुछ चार्जिंग करी है, जो भी किया, इनिशियल चार्ज आपने अगर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए एक बॉडी से, एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी को चार्ज डिस्ट्रीब्यूट भी किए, तो इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू, इनिशियल चार्ज, इनिशियल मतलब होता है शुरू में, इनिशियल मतलब होता है शुरू में, इनिशियल चार्ज विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। फाइनल आप सब जानते हो, फाइनल एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ज्यादा सुना होगा आपने, क्रिकेट टूर्नामेंट्स के तो फाइनल्स होता रहता है। तो इनिशियल चार्ज जो शुरू में चार्ज था वो फाइनल चार्ज के इक्वल होगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्जेस को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका मैं एक ग्लिम्प्स इसी वीडियो में दे चुका हूं, अभी मैंने जब पीछे बताया था क्या, वो है क्वांटाइजेशन। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी इज quantization of charge, quantization of charge, this is a very important property कि quantization of charge क्या होता है। देखो मैंने अभी बताया था, जो सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब वही है जो मैंने बताया था कि जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है वो है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना, विच इज 1.6 into 10 raised to the power minus 90 coulomb. Okay, this is quantization of charge. अगर दूसरा आपको जो चार्ज पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि कोई एक चार्ज इतना हो गया दूसरा चार्ज इतना भी हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल।
दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेसिक है तो दूसरा पॉसिबल चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तीसरा पॉसिबल चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, चौथा पॉसिबल चार्ज है 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो चार्जेस में कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं हो सकती, वो होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऐसे जंप करेगी वैल्यूज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? सो तो जो चार्जेस होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होंगे। कैसे मल्टीपल होंगे? इंटीग्रल, यानी फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहला एक चार्ज फिर दूसरा चार्ज है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के 1.5 गुना या 2.5 गुना, ऐसा नहीं है। तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरह से ही हो सकता है। इज दिस क्लियर? उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। तो आपने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी चार्जेस की, क्या क्या? पहली एडिटिविटी, पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, दूसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने बताया कि चार्जेस जो हैं वो कभी भी याद रखना, चार्जेस जो हैं वो हमेशा कैसे रहने वाले हैं? चार्जेस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल रहने वाले हैं। वो भी कौन से मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्लियर है? ओके। उसके बाद देखिए, कि बेसिकली नेक्स्ट इज, हम इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कूलम्स लॉ पढ़ोगे आप इस चैप्टर में। तो पहले तो ये आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है? तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ क्या रहता है। कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वो आपको बताता है चार्जेस के बीच में फोर्स किस तरह से बिहेव करता है, फोर्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो ये सारा बताता है वो कि दो चार्जेस हैं, अगर उनके बीच में एक दूरी है तो क्या फोर्स रहने वाले हैं, क्या फोर्स रहने वाला है। तो इसमें आप कूलम्स लॉ देखोगे। ओके। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज पर ध्यान दीजिए कि हु इज कूलम। कूलम में चार्ज की, कूलम के नाम पर चार्ज की यूनिट है। सो कूलम इज अ प्रोमिनेंट फिगर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑब्वियसली चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और चार्ज की यूनिट जिसके नाम पर है वो प्रोमिनेंट फिगर है। और क्योंकि उसके नाम पर चार्ज की यूनिट ही डिफाइन की गई है, तो सीधी सी बात है कि बहुत तगड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उसका, उनका, इस टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कूलम्स लॉ में कि कूलम्स लॉ फोर्स को डिफाइन कैसे करता है। एक तो मैं बता दूं, इसकी बहुत हद तक सिमिलरिटी है इसकी बहुत हद तक किसके साथ, जो आपने अपनी नाइन्थ क्लास में फिजिक्स में एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, ठीक है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी उसकी तरह सिमिलरिटी है। क्या कहता है ये एट द एंड? ये कहता है, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इनके बीच की दूरी है आपके पास r। 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, इनके बीच की दूरी है r। तो जो फोर्स होगा ना इनके बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो फोर्स होगा इनके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस
एंड ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, इनके बीच के डिस्टेंस के, इनके बीच में जो डिस्टेंस है आर, उसके इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इज दिस क्लियर? ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के इनवर्स प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो ये होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको पता है कि आप जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल टू का साइन लेकर आते हैं, इक्वल टू का साइन लेकर आते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, तो एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट विल बी हियर कॉल्ड k। यहां पर उस कांस्टेंट को बोलेंगे k एंड दिस विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ठीक है, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। सो अगर obviously this force is vector, so we can put sign here, but हम वेक्टर फॉर्म में लिखना नहीं चाह रहे अभी, तो जब हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो we will put sign। अभी I am talking about magnitude only, तो this is my choice कि हम नहीं भी लगा रहे तो so F is equals to K Q1 Q2 by R square। is this clear? so अब ये K क्या है? यह है फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। दिस K इज इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, ये K है इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, दिस K इज इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट एंड दिस इज इसकी वैल्यू होती है जो आई थिंक आप सबको याद होनी चाहिए। आई थिंक ऐसे ही निकल गया, याद तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना? सो K इज 9 into 10 raised to the power 9। ठीक है, K इज 9 into 10 raised to the power 9। ओके, उसके बाद देखिए, this K is 9 into 10 raised to the power 9 and this K is defined by, okay, 9 into 10 raised to the power 9 है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी सिंपली, क्या होने वाली है इसकी यूनिट? देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो है। अब अगर इसकी यूनिट चाहिए आपको तो आप K को एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक दूसरी तरफ भेज दीजिए। ये R स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये Q1 इंटू Q2 होगा, क्लियर? एंड K इज इक्वल टू, F की यूनिट होती है आप जानते हैं न्यूटन, R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और Q1 इंटू Q2 यानी कूलम इंटू कूलम यानी कूलम का स्क्वायर। सो दिस इज यूनिट ऑफ K। तो यूनिट ऑफ K इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इज दिस क्लियर? सिंपली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्लियर है ये? उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, ये बहुत इजी है, यहां तक तो बहुत इजी है समझना कि दिस F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड K की यूनिट। उसके बाद इस K को भी अब हम देखेंगे कि ये K किस तरह से डिफाइन होता है, दिस इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट। क्या ये, जैसे अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट था आपके पास कैपिटल G, आपने पहले पढ़ा है कैपिटल G, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कांस्टेंट था। आपने उसके बारे में सिंपली ये पढ़ा था कि वो अर्थ पे या स्पेस में कहीं भी वो हर जगह कांस्टेंट है। बट क्या ये K, ये जो K है, क्या ये भी उसी तरह का कांस्टेंट है? क्या ये भी हर मीडियम में कांस्टेंट है? तो इसका जवाब है नहीं, नहीं, इसका जवाब है नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, हर मीडियम में कांस्टेंट नहीं है। ये मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। किस तरह से चेंज होता है अब उसे देखिए।
किस तरह से चेंज हो जाता है, अब उसे देखिए। तो ये आयन रबिंद्र, उसके बाद आ, अभी हम के पर बात करेंगे। के इस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं एक बात बताऊं, के तक तो सबको पता होता है, एंड आई हैव नोटिस्ड इट मैनी टाइम्स कि के बाद एप्सिलॉन नहीं पता होता सबको, नहीं पता होता। एप्सिलॉन को डिफाइन करने को कह दो बहुत सारे लोगों को, सिंपली ब्लैंक, नहीं कर सकते। तो एप्सिलॉन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि एप्सिलॉन है क्या। ओके, सो मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, अब जो के है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस एप्सिलॉन, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, EPSELON, एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन की वजह से ही हर मीडियम में के की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, तो अब के एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन, अच्छा देख, ध्यान रखना, एप्सिलॉन यहाँ ओ लगा के इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इंडिकेट क्या करता है ये? परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन इंडिकेट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, VACUUM, वैक्यूम। ओके, ये वैक्यूम की स्पेलिंग हो सकता है कुछ लोगों को गलत लग रही हो, बट एक बार चेक कर लेना, यही है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम, फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम। अब बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है। देखो, परमिटिविटी जो शब्द है, इसे सुन के तो ऐसा ही लग रहा है बात परमिशन की हो रही है। सुन के क्या लग रहा है कि बात किसकी हो रही है? परमिशन की हो रही है। लेकिन लेकिन इसका मतलब है कि इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है, ये इस तरह डिफाइन किया जाता है, इसका मतलब है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रेजिस्ट चार्जेस, टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन दैम। ठीक है ना? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द चार्जेस टू मेक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड देम। यानी कि और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब है इसकी परमिटिविटी का लेवल कितना है, कि ये कितना रेजिस्ट, रेजिस्ट यानी रोकना, रेजिस्ट मतलब रोकना, ये दूसरे चार्जेस को, कोई मीडियम है, वो किसी चार्ज को अपना इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम में क्रिएट करने से कितना रोक पाती है। वैक्यूम सबसे कम रोक पाता है, वैक्यूम सबसे कम रोक पाता है, इसीलिए सबसे तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में बनेगी। ओके, ध्यान रखना, परमिटिविटी का मतलब है, वैक्यूम की परमिटिविटी का मतलब है कि वैक्यूम कितना रोक सकता है, किस किस लेवल तक रोक सकता है किसी मीडियम, किसी चार्ज को अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने में वैक्यूम सबसे कम रोक सकता है, वैक्यूम सबसे कम रोक सकता है। इसीलिए वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है, वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम होती है। ओके, सो परमिटिविटी सुनने में ऐसा लगता है कितनी परमिशन है, तो आपको लगेगा कि देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही तगड़ा सा ना एक वो ग्लिच है। क्या ग्लिच है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सुन के ना हमें ऐसा लगता है बात परमिशन की हो रही है। तो हमें पता है, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे तगड़ी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वैक्यूम में होती है, सबसे तगड़ी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैक्यूम में होती है। एक गिवन चार्ज के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर हम देख रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में पॉसिबल है, फोर्स वैक्यूम में पॉसिबल है। तो आप वहां सोचते हो कि एप्सिलॉन की वैल्यू सबसे कम वैक्यूम में होती है। तो अगर परमिशन है तो सबसे कम, अगर ये परमिशन वैक्यूम में दे रहा है तो सबसे तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही है?
तो इसीलिए परमिटिविटी का लिटरल मीनिंग परमिशन ले लेने से ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इसलिए सिंपली ये सुनना है, ये सोचना है कि परमिटिविटी का मतलब है कि बेसिकली कितना रेजिस्ट कर सकता है वो, रेजिस्ट यानी रोक सकता है किसी चार्ज को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने से। वैक्यूम में सबसे कम रोक सकता है, वैक्यूम में सबसे कम रोक सकता है। इसीलिए इसीलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सबसे कम है वैक्यूम में। सो के की वैल्यू तो अभी बताई थी 9 into 10 raised to the power 9, okay, is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Clear? So epsilon naught will be 1 upon 4 pi into 9 into 10 raised to the power 9. इसे सॉल्व करके ध्यान रखना, इसे यू कैन सॉल्व 1 upon 4 pi into 9 into 10 raised to the power 9. इसे सॉल्व करके ध्यान रखना आएगा 8.85 into 10 raised to the power minus 12 न्यूटन मीटर, उसका क्या नाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका बिल्कुल इनवर्स होगा, इसका बिल्कुल इनवर्स होगा। सो इसका क्या होगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट, यहां कूलम डिनोमिनेटर में था, यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ न्यूटन और मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में थी, यहाँ डिनोमिनेटर में। पावर नेगेटिव का मतलब है डिनोमिनेटर में। क्लियर है ये? मैं फिर बता रहा हूँ, परमिटिविटी का मतलब है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, कि फ्री स्पेस कितना रेजिस्ट कर सकती है, क्या लेवल है उसके रेजिस्ट करने का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएशन का। तो सबसे कम रेजिस्ट ये कर सकती है, इसलिए परमिटिविटी ध्यान रखना एप्सिलॉन नॉट सबसे कम होता है वैक्यूम में। बाकी किसी भी मीडियम में जाओगे तो इससे ज्यादा ही होगा, बाकी किसी भी मीडियम में जाओगे तो इससे ज्यादा ही होगा। इज दिस क्लियर? सो दिस वाज कूलम्स लॉ। ये क्या था, कूलम्स लॉ। क्लियर? कि जो फोर्स है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R square and F is equals to Q K Q1 Q2 by R square. K was electric force constant, which is 9 into 10 raised to the power 9. K is equals to 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught was permittivity of free space. बार बार मैं रिपीट कर चुका हूं, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझना है। एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है वैक्यूम में, जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 into 10 raised to the power minus 10. This is Coulomb's law. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि इस तरह से ही आप, बहुत सारी वीडियोस आएंगी, एक वीडियो में पूरा चैप्टर कराना, वो भी इस तरह के डिटेल में, तो आप भी जानते हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। बट इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस में मैं ऐड करता रहूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक ऐड करता रहूंगा, और सारे टॉपिक्स को कोशिश करूंगा कि मैं शूट करके अपलोड कर सकूं। बट अल्टीमेटली आई नीड योर सपोर्ट। आपने अगर चैनल अभी भी जो भी देख रहा है इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो थोड़ा सा एक अप्रिशिएट करने वाला। और इस तरह से मैं शॉर्ट्स में इस तरह से मैं वीडियोस को ऐड करता रहूंगा, टॉपिक बाय टॉपिक, ताकि आपको अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो सके। ओके, ठीक है। इसके बाद कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी है, वो मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, जिसमें कूलम्स लॉ के बारे में आपने जाना। ये फोर्स बताता है दो चार्जेस के बीच में जो कि एट अ डिस्टेंस आर रखे हुए हैं। उसके बाद मैं टॉपिक टू टॉपिक वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, पर प्लीज आप सपोर्ट के लिए आप शो करते रहो कि यू आर सपोर्टिंग एंड यू आर व्यूइंग दिस for videos and try to explain. Okay, clear? Thank you.